जय हिंद साथियों, मैं शुभम वर्मा आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लासों में हम मेवाड़ के इतिहास में जयत्तर सिंह तक पढ़ चुके हैं और आज हम रावल रतन सिंह को पढ़ेंगे, जिनका शासनकाल 1301 से 1303 ईस्वी तक रहा। इनके समय की अगर जो कोई सबसे जोरदार घटना रही है तो रहा है वो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। क्या सबसे जोरदार घटना अगर जो कोई रही है तो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। इसके हम नोट्स आपको यहाँ पर जो हैं वो दे रखे हैं, इसे हम समझाने का प्रयास आपको करेंगे सिर्फ। तो अलाउद्दीन खिलजी कौन? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान, खिलजी वंश का शासक था, दिल्ली का शासक था। इसने मेवाड़ पर आक्रमण किया। तो आक्रमण के कोई कारण होंगे और कारण के साथ ही कुछ प्रभाव रहे होंगे कि अगर जो कोई कारण है तो आक्रमण अगर जो है तो उसके कुछ प्रभाव भी आएंगे आगे चलकर। तो हम एक एक करके कारण देखते हैं जरा इनका कि कारण क्या क्या रहे हैं। कारण देखते हैं अगर जो, तो सबसे पहला कारण अगर जो देखा जाए तो कोई भी शासक अगर जो किसी दूसरे शासक पर आक्रमण करेगा तो सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है उसकी साम्राज्यवादी नीति। क्या? उसकी साम्राज्यवादी नीति कि जैसे जो मुस्लिम शासक है दिल्ली पर, उसमें दिल्ली के मुस्लिम शासकों में अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी तो दक्षिण भारत तक आक्रमण करने चला गया, दक्षिण भारत तक उसने जीता। तो क्या दिल्ली के पास में स्थित चित्तौड़ पर नहीं आक्रमण करेगा? तो एक तो सबसे बड़ा कारण यह था कि अलाउद्दीन खिलजी अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, इसीलिए उसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। नंबर दूसरे कारण की अगर जो बात करें तो चित्तौड़ का सामरिक और व्यापारिक महत्व। सामरिक महत्व किस प्रकार से है? सामरिक इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक महत्व या सामरिक महत्व अगर जो देखा जाए तो किस प्रकार का है इसका? तो सामरिक महत्व इस प्रकार से है कि हम पिछले क्लासों में देख चुके हैं कि चित्तौड़गढ़ का किला जो है वो पहाड़ी पर स्थित है और चारों तरफ से बड़ी बाउंड्री से घिरा हुआ है, बड़ी मोटी चौड़ी दीवारें हैं और इसके अंदर अगर जो देखा जाए तो खेती भी की जा सकती है, खेती की जाती है प्रेजेंट टाइम में भी इसके अंदर खेती की जाती है और बड़े बड़े जल स्रोत भी इसके अंदर है, जैसे तालाब बनाए गए हैं, कुएँ बनाए गए हैं, मतलब बड़ी बड़ी जल स्रोत इसके भीतर बने हैं। तो इस सामरिक महत्व का अलाउद्दीन खिलजी को क्या फायदा रहेगा? तो अलाउद्दीन खिलजी का फ़ायदा यह है कि इस समय जिस समय अलाउद्दीन खिलजी या जो खिलजी वंश शासन कर रहा था उसमें मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे और कई बार मंगोल आक्रमणकारी तो दिल्ली तक आ गए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ये सोचता था खुदा ना खास्ता कहीं अगर जो ये दिल्ली के अंदर घुस जाएं, तो इसीलिए वो एक सुरक्षित किले की तलाश में था और वो अगर जो दिल्ली के पास में कोई अच्छा सुरक्षित किला था तो चित्तौड़ का किला था। तो अगर जो कोई सामरिक महत्व अगर जो पूछे चित्तौड़गढ़ के किले का तो आप याद रखना, क्योंकि हम आर्ट एंड कल्चर में भी चित्तौड़गढ़ का किला पढ़ेंगे तो उसमें भी इंपॉर्टेंस इसकी है। व्यापारिक महत्व किस प्रकार से है? तो चित्तौड़ जो है, चित्तौड़ का जो ये जब आप दिल्ली से गुजरात की तरफ जाएंगे तब मेवाड़ से होकर रास्ता जाता है और गुजरात जो है ये कोस्टल एरिया है, समुद्र है और वहाँ पर किनारा है। जो समुद्र है तो किनारा भी होगा और किनारा अगर जो है तो वहाँ पर बंदरगाह, अगर जो किनारे हैं तो बंदरगाह वहाँ पर होंगे और अरबों से सबसे ज़्यादा व्यापार अगर जो होता था तो गुजरात साइड से होता था और दिल्ली का कोई भी शासक अगर गुजरात जाएगा तो मेवाड़ से होकर रास्ता जाएगा। इसीलिए और उस समय महत्व होता था युद्धों का और युद्धों में महत्व होता था घोड़ों का और घोड़े सबसे अच्छे कहाँ के थे? अरब के। अरबी घोड़े किसके पास ज़्यादा होंगे? जिसके पास गुजरात का कोस्टल एरिया होगा, क्योंकि जिसके पास गुजरात का कोस्टल एरिया होगा उसका व्यापार अच्छा चलेगा अरब से और जिसका व्यापार अच्छा चलेगा अरब से उसके पास अरबी घोड़े होंगे, व्यापार भी अच्छा रहेगा, घोड़े भी उसके पास रहेंगे तो उसे युद्ध में जीतने के चांस बढ़ जाते थे। इस प्रकार से चित्तौड़ का सामरिक और व्यापारिक महत्व हुआ करता था। और इसके आक्रमण का और कारण देखा जाए तो टैक्स कर कि 1299 के करीब में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया था और वही बात हम बता चुके हैं कि गुजरात जाने का रास्ता मेवाड़ से होकर
तो इस समय शासक थे समर सिंह। रतन सिंह के पिताजी समर सिंह मेवाड़ के शासक हो रहे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी इनसे रास्ता मांगता जाने का, तो ये बोले रास्ता तो दे देंगे, लेकिन आगे आपको पड़ेगा टोल टैक्स, क्योंकि ज़मीन हमारी है, हम यहाँ का मार्ग कर लेंगे, टोल टैक्स लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा टैक्स तो आपको दे देंगे हम, लेकिन उधर से आकर हम तुम्हें आक्रमण करेंगे, युद्ध करेंगे तुमसे। अलाउद्दीन खिलजी जाता है, गुजरात को आराम से जीतता है, और फिर वापस चला आता है कि यह युद्ध में क्या है, और चित्तौड़ छोटा सा इलाका हम इसे लेकर क्या करेंगे सोचकर चला जाता है दिल्ली वापस। लेकिन जनता वहाँ की जो दरबारी थे वो न जीने दें इसे। ऐसे दरबार लगा, अलाउद्दीन खिलजी का दरबार लगा पूरा, लोग बैठे आगे। अलाउद्दीन खिलजी जब भी कहे कि हमने तो यहाँ का दक्षिण भारत तक का इलाका जीत लिया है, तो दरबारी आपस में बात करके हंस लिया करते कि यही तो पास में हमारा चित्तौड़ है, वहाँ तो हमसे टैक्स लिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी को ये बात पता चली, तो अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि लोग हमें चढ़ाते हैं, ये इसका इन्फ्लुएंस ही थी एक, कि इस पर आक्रमण करना है और इसे हमें जीतना है क्षेत्र, इसलिए इस प्रकार से भी आक्रमण किया। और एक कारण, एक और इतिहासकार जो पद्मावती के बारे में, कि रानी पद्मावती के चक्कर में आक्रमण करता है, लेकिन ये थोड़ा कारण ज़्यादा बड़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है उससे बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि इसको प्राप्त हुई। तो पद्मावती के चक्कर में भी आक्रमण किया है इतिहासकार, ज़्यादातर इसी बातों को याद रखते हैं लोग। तो जो रानी पद्मावती थी उनके बारे में थोड़ा आगे देखते हैं कि पद्मावती कौन थी। जो रानी पद्मावती जो थी, ये सिहल द्वीप की राजकुमारी थी। सिहल द्वीप मतलब वर्तमान में श्रीलंका। क्या वर्तमान में श्रीलंका। कहाँ की राजकुमारी थी? सिहल द्वीप की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम गंधर्व सेन था, और अगर जो पद्मावती की माता जी का नाम देखा जाए तो चंपावती था। याद रखना क्या नाम था? चंपावती। जो रानी पद्मावती थी ये सिहल द्वीप की राजकुमारी थी, जो कि वर्तमान में श्रीलंका, और पिताजी का नाम राजा गंधर्व सेन, जो कि श्रीलंका के राजा रहे होंगे, और माता का नाम चंपावती था। ये बात रावल रतन सिंह को कैसे पता चली? तो इतिहासकारों का लिखना है कि हीरामन नाम का तोता एक बार रावल रतन सिंह के पास आता है और पद्मावती की सुंदरता का वर्णन करता है। ये कहानियाँ हैं एक प्रकार से कि रावल रतन सिंह फिर श्रीलंका जाते हैं और वहाँ पर 2-3-4 साल तक साधुओं के वेश में रहते हैं। फिर एक दिन गंधर्व सेन की नज़र रतन सिंह पर पड़ी, तो इन्होंने इनको अपने पास बुलाया और पूछा, इतनी कम उम्र में अपनी संन्यास क्यों धारण कर लिया? तो इन्होंने और रावल रतन सिंह को जब गंधर्व सेन ने देख लिया और जब बुलाया, जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने पूरी बात बताई कि हम आपकी राजकुमारी के लिए आए हैं और हम चित्तौड़ से आए हैं। और चित्तौड़ का कोई राजा या मेवाड़ का कोई राजा अगर जो श्रीलंका जैसे देश की राजकुमारी से शादी करना चाहे और शादी ना करें, कैसे हिम्मत उनकी हो सकती है? चित्तौड़ उस समय का समृद्ध राज्य हुआ करता था, संपन्न राज्य हुआ करता था, और वहाँ का इतिहास तो आप पढ़ ही रहे हैं। आगे देखना कितने प्रतिभाशाली शासक वहाँ ऊपर हुए, और पहले भी कई शासक हुए हैं। क्या हिम्मत श्रीलंका की? भारत का मैप लेकर आओ, श्रीलंका का मैप फ्री मिलता है, क्या हिम्मत उनके मना कर दें अपने राजकुमार को? तो कहते हैं वहाँ इनकी शादी हो गई और उसके बाद हँसी खुशी से रहने लगे। ये एक प्रकार की कल्पना मात्र कवि की है, कहानी है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो थोड़ा-सा ज़रा सा इसे ध्यान रख लेना। तो ऐसे पद्मावती, अब कहते हैं कि पद्मावती इतनी सुंदर थी कि एक बार पद्मावती अपने महलों में विचरण कर रही थी, इधर-उधर टहल रही थी, तो इनके दरबार में इनके रावल रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन, नाम याद रखना, राघव चेतन नाम का पंडित विद्वान रहा करता था। क्या? राघव चेतन नाम का विद्वान रहा करता था। इसकी नज़र एक बार रानी पद्मावती पर पड़ जाती है। तो कहते हैं कि ये रानी पद्मावती को देखकर ये मूर्छित हो जाता है। तो रावल रतन सिंह को जब ये बात पता चलती है, तो कहते हैं कोई किसी दूसरे की पत्नी को देखकर कैसे इतनी गंदी नज़र रख सकता है? तो राघव चेतन ने कहा हो गया, तो महाराज हो गया, अब क्या करें? तो इन्होंने कहा नहीं, हो नहीं गया। उन्होंने उसे बेइज़्ज़ती करके राघव चेतन को यहाँ से चित्तौड़ से भगा देते हैं। राघव चेतन को जब चित्तौड़ से भगाया, राघव चेतन को जब चित्तौड़ से भगाया, तो राघव चेतन कहाँ चला गया? अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है। कहाँ? राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन
खिलजियों की कभी नहीं बनी मेवाड़ से, तो अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो है पहुंचा, तो पंडित आदमी, विद्वान अलाउद्दीन खिलजी, कूटनीतिज्ञ शासक, उसने तुरंत पंडित जी को आगे बुलाया, बिठाया, कैसे क्या पंडित जी क्या चल रहा है? बोले मेरा तो ठीक, अपना बताओ। तो उन्होंने कहा मुझे क्या दिक्कत है, मैं दिल्ली का सम्राट, भारत का इसमें शासक हूँ, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? बोले नहीं, सबसे सुंदर चीज़ आपके पास नहीं है, सुंदरता तो रावल रतन सिंह जी के महलों में टहल रही है। बोले किसकी बात कर रहे हो? तो बोले रानी पद्मावती जी इतनी सुंदर हैं। ये राघव चेतन इतना ज़बरदस्त वर्णन करता है कि जब वो पानी पीती हैं तो कंठ से दिखता है पानी, इतनी सुंदर हैं वो। तो अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं इसके बाद आक्रमण करता है। तो अगर जो अलाउद्दीन खिलजी को अगर जो पद्मावती के बारे में किसने बताया था, तो वो राघव चेतन था। क्या नाम याद रखना? तो वो राघव चेतन था। कि क्वेश्चन बन सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती के बारे में किसने बताया? तो राघव चेतन। राघव चेतन कौन था? एक पंडित था जो कि चित्तौड़गढ़ में रतन सिंह के दरबार में रहा करता था। तो ये महत्वपूर्ण कारण हमने देख लिए हैं, और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1303 ईस्वी में आक्रमण करता है। तो फिर से वही बातें कि अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करता है तो वही बातें कि चित्तौड़गढ़ किला मतलब इतना समृद्ध है, इतना चारों तरफ से इतनी बढ़िया दीवारें मजबूत बनी हुई हैं कि, और इतनी ऊंचाई पर पहाड़ी पर स्थित किला है कि इस पर इतने जल्दी पार पाना किसी शत्रु के लिए संभव नहीं था। वही अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ कि कोई भी सेना ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती थी। अलाउद्दीन खिलजी भी यहीं पर, ये होता है कि अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीतने में असमर्थ रहता है पहले के समय में, और तो विश्वासघात करता है वह रतन सिंह से कहता है कि हम संधि कर लेंगे, सिर्फ एक बार हमें उनकी परछाई दिखा दीजिए। तो कहते हैं कि तालाब में उनकी परछाई दिखाते हैं, शीशे में उनकी परछाई पड़ती है, जो परछाई तालाब में छपती है पानी में, वो अलाउद्दीन खिलजी देखता है और संधि करने के लिए रतन सिंह को बाहर लेकर आता है। कहते हैं अब तो हमारे मित्र ही हो गए आप। तो रावल रतन सिंह जब बाहर आते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी एकदम घाघ आदमी टाइप में था, कि मतलब पागल टाइप में था, कि किसी की मित्रता शत्रुता मानता ही नहीं था, सिर्फ अपनी बातें करता था। तो कहता है कि इसने अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को पकड़ लिया, बंदी बना लिया। तो ये एक गोरा बादल जो चाचा भतीजे थे, ये रानी पद्मिनी के भी चाचा भतीजे थे। तो इन्होंने बहुत ही भीषण कहते हैं युद्ध किया, यहाँ पर गोरा शहीद हो जाते हैं, और इस प्रकार राघव चेतन इनको रतन सिंह को दुर्ग के अंदर लेकर आते हैं। और फिर वही होता है कि अगर जो सेनाएँ ज़्यादा दिन तक नहीं रुक पाती हैं तो वापस चली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हुआ, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ लगभग 6 माह तक, 6 से 8 माह तक लगभग रुक जाता है। 6 से 8 माह तक रुक जाता है, और फिर वही कि दुर्ग के अंदर का दाना-पानी समाप्त होता है। और फिर अगर जब दुर्ग के अंदर का दाना-पानी समाप्त होगा तो राजस्थान में एक प्रथा चलती आ रही है, नाम है उसका साका। क्या नाम है? साका। साके में होता है केसरिया और जौहर। क्या होता है? केसरिया और जौहर। जौहर महिलाएँ क्या करती हैं कि जब युद्ध होगा उसके पहले ही महिलाएँ अग्निकुंड में प्रवेश कर जाती हैं, कि जिससे कोई शत्रु उनके साथ अभद्रता ना कर सके। कि राजा तो लड़ता हुआ मारा जाएगा, उसके बाद कोई शत्रु उनके साथ अभद्रता ना कर सके। तो पहले ही कहते हैं कि रानी पद्मावती 16,000 रानियों के साथ सती हो जाती हैं, जौहर ले लेती, जौहर के हवनकुंड में बैठ जाती हैं, जौहर कर लेती हैं, और फिर पुरुष केसरिया कपड़ा पहनकर युद्ध करते हैं। और 26 अगस्त को, कब? 26 अगस्त सन 1303 ईस्वी में, कब? 26 अगस्त सन 1303 ईस्वी में यह साका होता है, और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत कर लेता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब दुर्ग को जीतता है, उसके जब भीतर प्रवेश करता है तो जब पाता है कि पद्मावती जी वहाँ पर नहीं होती हैं, उन्होंने पहले ही जौहर कर लिया था। इसलिए वह परेशान होकर 30,000 राजपूतों को, 30,000 जनता को, निर्दोष जनता को कटवा देता है, और इसके बाद इस दुर्ग को अपने बेटे खिज्र खां को देता है। ये कहानी भी, ये चीज़ें भी आपको हम बता रहे हैं, बताएँगे आगे चलकर कि खिज्र खां को देता है। आगे चल कर के यहीं पर बता रहे हैं कि खिज्र खां को देता है, और अलाउद्दीन खिलजी ने इस क्षेत्र को बर्बाद कर दिया था, और खिज्र खां ने इसे आबाद किया। क्या किया? खिज्र खां ने इसे आबाद किया, इसलिए इसका नाम खिजराबाद रखा गया। तो क्वेश्चन सीधे से पूछ सकता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिजराबाद किसने रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का किलेदार बनाकर वापस चला जाता है दिल्ली। अब खिज्र खां भी कई सालों तक यहाँ रहता है। उसके बाद कहता है कि अब
अपने पिताजी के पास मैसेज करता है कि पिताजी हमारा यहाँ मन नहीं लग रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि चला आओ बेटा यहाँ। तो कहता है फिर चित्तौड़गढ़ कौन देखेगा? तो कहता है मैं एक बंदा भेज रहा हूँ, उसका नाम है मालदेव सोनगरा। जालौर का शासक था मालदेव सोनगरा। मालदेव सोनगरा यहाँ का किलेदार रहा कुछ दिनों तक। और उसके बाद मालदेव सोनगरा की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र बनबीर सोनगरा, या फिर एक नाम आता है जैसा सोनगरा, क्या जैसा सोनगरा, वह यहाँ पर किलेदार बना रहा। तो इस प्रकार रावल रतन सिंह जो कि बहुत ही बेहतरीन राजा हुए, छोटा सा कार्यकाल अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से ज़्यादा प्रसिद्ध रहे। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा संपन्न होता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल मिलाकर 3 शाखे हुए। तो यहाँ तक हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दें एक बार, जो कि नोट्स में हमने लिख रखा है। तो आपको अगर जो समझ में चीज़ें आ रही हैं तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेंगी, इसलिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कम संसाधन होने के बावजूद भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा बताने का प्रयास करते हैं। अब इन नोट्स एक बार देख लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका, सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए आप कि रावल रतन सिंह 1301 से 1303 तक इनका शासनकाल, और इनका विवाह अगर जो देखा जाए तो सिहल द्वीप की राजकुमारी रानी पद्मावती से हुआ था। रानी पद्मावती के पिता का नाम गंधर्व सेन। ये आप इस प्रकार से नोट्स में धीरे धीरे लिख लेंगे तो आपको ज़्यादा समय तक क्या रहेगा। माता का नाम चंपावती था। और इनकी सुंदरता का वर्णन कौन करता है? तो हीरामन तोता, हीरामन नाम का तोता इनकी सुंदरता का वर्णन करता है। और गोरा व बादल, सीधा क्वेश्चन पूछता है कि गोरा व बादल के महल कहाँ बने? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तो बने हुए हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और रतन सिंह के सेनापति थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में साका कब होता है? तो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था, वो कारण हमको बहुत ही विधो तरीके से बता चुके हैं, वो भी याद रखने का प्रयास करना। और इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जब अलाउद्दीन खिलजी का 1303 में आक्रमण होता है। और यहाँ पर साका, ये चीज़ भी हम आपको बता चुके हैं। जौहर किया था रानी पद्मावती ने 16,000 रानियों के साथ, और केसरिया किया था रावल रतन सिंह ने। ये चीज़ें हम आपको बता चुके हैं पूरी। और गौरव बादल यहीं पर शहीद हो जाते हैं। और 26 अगस्त 1303 ईस्वी को दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे में आ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने ये दुर्ग अपने पुत्र खिज्र खां को दे दिया था। ये चीज़ भी हमने लिख रखी है। ये चीज़ आप जब वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर लिख रखा है ऊपर, ये देखो यहाँ पर कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये दुर्ग अपने पुत्र खिज्र खां को दे दिया था, और इसी ने इसे आबाद किया था, इसलिए इसका नाम खिजराबाद हो गया था। और यहाँ पर अष्टधातु का दरवाज़ा लगा हुआ है, और इसे उखाड़ कर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली लेकर चला जाता है। और खिज्र खां के बाद इस दुर्ग का किलेदार मालदेव सोनगरा बना था, और उसके बाद बनवीर सोनगरा, मालदेव सोनगरा का पुत्र था। मालदेव सोनगरा की बड़ी-बड़ी मूँछें होने के कारण इसे मूँछ-आला मालदेव कहा जाता था। अच्छा, मालदेव सोनगरा कौन था? आप एक 1311 में पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी 1311 में जालौर पर आक्रमण करता है, और जालौर पर आक्रमण जब करता है तो कान्हड़ देव सोनगरा, बहुत ही ज़बरदस्त बात आपको बता रहे हैं, जब आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि 1311 के जालौर आक्रमण में कान्हड़ देव सोनगरा और बीरम देव सोनगरा को मार देते हैं। और वहीं पर ये कि मालदेव सोनगरा कान्हड़ देव सोनगरा का भाई था, ये बच जाता है। और इसने जो अपनी छोटी-मोटी आर्मी बना रखी थी, ये बार-बार आक्रमण करे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको अंततः पकड़ लिया अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो इससे पूछा गया तो कहता है कि आपने जालौर हमारा छीन लिया है। तो कहता है जालौर तो नहीं, लेकिन हम ढंग की जगह तुम्हें राजस्थान में दे रहे हैं, वहाँ पर रहो जाकर। तो कहते हैं वो चित्तौड़गढ़ दे दिया था। तो वही मालदेव सोनगरा, ये सोनगरा क्या थे? चौहान थे। क्या थे सोनगरा? सोनगरा चौहान थे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको हम बताएँगे, चौहान डायनेस्टी पढ़ाएँगे। और इनके पुत्र बनबीर सोनगरा था। तो इस प्रकार से ये रावल रतन सिंह के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हमने डिस्क्राइब किए हैं। और रावल रतन सिंह के आगे कैसे सिसोदिया वंश प्रारंभ होता है, सिसोदिया शाखा कैसे प्रारंभ होती है, उसके बारे में ज़रा एक बार हम चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज़ और देखो, ये अमीर खुसरो जो था, अमीर खुसरो ने पुस्तक लिखी खुजाइनुल फुतूह। क्या पुस्तक का नाम है? खुजाइनुल फुतूह। ये जानकारी जो हमने आपको ऊपर बताई है कहाँ से मिलती है? तो खुजाइनुल फुतूह से मिलती है। इसी का नाम है तारीख़ अलाई। तारीख़ का मतलब क्या होता है? इतिहास। अलाई का मतलब अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था अमीर खुसरो, इसलिए ये अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास लिखता है, इसीलिए इसका नाम है तारीख़ अलाई। तो खुजाइनुल फुतूह तारीख़ अलाई में इसका जानकारी मिलती है। और रानी पद्मावती की जो कहानी है आपको हमने बताई, ये कहाँ से मिलती है? तो ये एक उत्तर प्रदेश के जौनपुर नामक ज़िले के कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी, उनका ग्रंथ है पद्मावत। पद्मावत ग्रंथ से इनकी एक ये जानकारी मिलती है कि कौन थे ये। तो अब हम थोड़ा आगे देखेंगे कि
सिसोदिया वंश, गोहिल वंश से सिसोदिया वंश कैसे चला, राणा की उपाधि किसने धारण की, रावल की उपाधि कैसे धारण किया करते थे, कौन रावल की उपाधि धारण करते थे, कौन राणा की उपाधि धारण करते थे। इसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा खिज्जर खां के बारे में पढ़ते हैं कि खिज्जर खां ने लगभग 8-9 साल तक शासन किया। 1325 का एक अभिलेख मिला धाईबी पीर की दरगाह पर। उसमें जानकारी मिलती है कि खिजराबाद खिज्जर खां के नाम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पड़ गया था, और वहीं पर गंभीरी नदी पर, कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो है वो गंभीर नदी के किनारे पर बना है, और उस पर पुल बनवाया था इसने खिज्जर खान ने। एक काम इसका हुआ कि पुल बनवाया था, और दूसरा काम इसने ये करवाया था कि इसने एक मकबरा बनवाया था। जैसे जो अपने राजस्थान के जो राजा हुए, जिनकी मृत्यु होती थी, छतरियाँ बनती थी, तो जो मुस्लिम शासक हुआ करते थे ये क्या, ये मकबरा बनवाते थे। और मकबरा में जो अभिलेख लिखवाया वो फ़ारसी भाषा में लिखा गया, क्योंकि ये मुस्लिम शासक थे। तो जो इसने लिखा है कि जो इसने लिखा है कि आप हमें भले ही ना जानते हो। खिजरा खान ने खुद के बारे में लिखा है कि आप हमें भले ही ना जानते हो, लेकिन हमारे पिता को ज़रूर जानते होंगे। वो अलाउद्दीन खिलजी, जैसे कि हमारे पिताजी दूसरे सिकंदर, अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर कहा जाता है। जिस प्रकार अलेक्जेंडर सिकंदर ने जिस प्रकार दुनिया को जीतने का प्रण किया था, वैसे हमारे पिताजी ने भी किया था और जीता भी था। ईश्वर की छाया इसे बताया है, और संसार का रक्षक इसे कहा जाता है, कहा है इसने। तो ये आपको मिल जाएगा कि कहीं के इतिहास में क्वेश्चन बन जाएगा तुरंत कि राजस्थान की कौन सी जगह है जहाँ अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर कहा गया है, ईश्वर की छाया कहा गया है, और संसार का रक्षक कहा गया है। तो हम लोग ये सोचेंगे कि यहाँ तो चित्तौड़ से तो उसकी बनती नहीं थी, यहाँ पर उसने साका करवाया था, 30 जन लोगों को जिंदा कटवा दिया था। तो ये चीज़ याद रखना कि खिज्जर खान ने जो मकबरा बनवाया था, वहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का ये प्रथम शाखा इस प्रकार से राव रतन सिंह, खिज्जर खान और अलाउद्दीन खिलजी की पद्मावती की जबरदस्त कहानी संपन्न होती है। अब आगे अगर जो हम देखें तो गुहिल शासक जो थे, उन्हीं के वंशजों में आगे बप्पा रावल बने, और उन्हीं के आगे रण सिंह और कर्ण सिंह बने। यहाँ से विधिवत डिवाइडेशन देखने को मिलता है। क्या, जो गुहिल थे, गुहिलों में बप्पा बने, और बप्पा में रण सिंह, कर्ण सिंह बने। यहाँ से विधिवत डिवाइडेशन देखने को मिलता है कि जो बड़े जो पुत्र इनके थे छेम सिंह, और छोटे पुत्र का नाम था राहत। छेम सिंह चित्तौड़ के राजा बने, और जो चित्तौड़ के राजा बने ये रावल की उपाधारण करते थे। अब हम लोग कहेंगे कि बप्पा रावल कैसे कहा गए, तो इतिहासकार जो बड़े-बड़े इतिहासकार जैसे गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जो कि राजस्थान के बहुत बड़े इतिहासकार माने जाते हैं, कर्नल जेम्स स्टोर जिसने राजस्थान के इतिहास को वर्ल्ड लेवल पर लेकर गया, तो उन्होंने कहा है कि जब ये यहाँ से जब रावल आगे जब शासक हमें रावल शाखा में मिले, तो पीछे हम लोगों ने रावल लगाना धीरे-धीरे शुरू कर दिया, बप्पा रावल वगैरह। और इन्हीं में चित्तौड़गढ़ में ही शासक आगे जब बनते चले गए छम सिंह के आगे, उन्हीं में समर सिंह बने, और समर सिंह के पुत्र थे रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह का जब 1303 का साका होता है, तो वहाँ पर रावल रतन सिंह मार दिए जाते हैं। तो अगर जो कोई पूछे कि रावल शाखा का अगर जो कोई अंतिम शासक था, तो रतन सिंह जी थे। और जो राहत था, ये छोटे पुत्र थे, छोटे पुत्रों को ठिकाने दिए जाते थे, तो इनको सिसोदा का ठिकाना दिया गया। सिसोदा राजसमंद में एक जगह है। सिसोदा क्या है? सिसोदा राजसमंद में जगह है, उनको एक ठिकाना दिया गया था। तो ये राणा की उपाधि, जो छोटे पुत्र होंगे और राणा लगाएंगे, बड़े पुत्र होंगे रावल लगाएंगे। रावल में जब आगे चलते चले गए, समर सिंह के रतन सिंह के ऊपर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, 1303 में उनका संहार हो गया, मारे गए, साका हो गया, वहाँ पर केसरिया करके खत्म हो गए। अब यहाँ पर राहत जो था, ये राणा राणा का टैग लगाएँगे, और सिसोदा के राजसमंद सिसोदा के थे, इसलिए सिसोदिया के सामंत कहलाए। इस प्रकार जब राहत के जब वंशज जो बनते चले गए, वो आगे लक्ष्मण सिंह बना जाकर। और जो कहते हैं जब ये रावल रतन सिंह जब केसरिया में मारे गए थे, तो उसी में लक्ष्मण सिंह अपने 7 बेटों के साथ मारा गया था। कब मारा गया था? 7 बेटों के साथ मारा गया था। और इसी लक्ष्मण सिंह के भी आगे वंशज होंगे, उसके बारे में बताएँगे, तो वहाँ से। और ये रतन सिंह का एक छोटी बात देखो, रतन सिंह का एक छोटा भाई था कुंभकर्ण। ये आपसे क्वेश्चन बनेगा कि नेपाल में राणा जो शाह डायनेस्टी या राणा डायनेस्टी चलती थी, तो किसके वंशज थे? तो ये राणा के वंशज थे। ये रतन सिंह का छोटा भाई था कुंभकर्ण, जो नेपाल चला गया था। और ये जो लक्ष्मण सिंह के, इसके बारे में ज़रा आगे देखते हैं। जो लक्ष्मण सिंह था, इसके 2 पुत्र थे। एक अरी सिंह था, एक अजय सिंह था। अरी सिंह बड़ा पुत्र था, अजय सिंह छोटा पुत्र था। तो जो 7 पुत्र थे उसमें मारे गए थे, उसमें अरी सिंह बच गया था, और अजय सिंह भी बच गया था। अजय सिंह भी बचा था, अरी सिंह भी बचा था। तो अरी सिंह जो था, इसने एक गाँव की लड़की से शादी कर लिया था चुपके से अपने पिताजी से, तो इसको अलग ही रखता था। उसके एक पुत्र का जन्म हुआ था, उसका नाम हमीर था। और अजय सिंह के एक पुत्र था, उसका नाम था सज्जन सिंह था।
चीज़ें समझना हो। सज्जन सिंह महाराष्ट्र चला जाता है जब शासन नहीं मिला अजय सिंह को। हरी सिंह को लक्ष्मण सिंह ने शासन दे दिया हमीर को, शासन नहीं मिला संजय सिंह को, तो सज्जन सिंह महाराष्ट्र चला गया और उसी की वंशज में आगे हुए शिवाजी। जब आगे शिवाजी को आप पढ़ेंगे तो कहते हैं हमारा संबंध महाराणा प्रताप से है, शिवाजी इसके बारे में थोड़ा वर्णन करते हैं। तो वहीं से शिवाजी, तो जो शिवाजी हो गए अपने नेपाल के शासक हो गए, और बांसवाड़ा डूंगरपुर यहाँ की जो शासक होगी, यहाँ पर राणा डायनेस्टी ही थी, गोहिल वंश के शासक हुआ करते थे। तो इस प्रकार से यहाँ से आप देखेंगे अगर जो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होंगी कि ये क्वेश्चन 2 बन चुके हैं कि नेपाल में कौन था, तो रावल रतन सिंह का छोटा भाई कुंभकर्ण, उसने नेपाल में रावल शाखा प्रारंभ की थी, राणा शाखा प्रारंभ की थी। छोटा भाई था इसलिए राणा, और अजय सिंह का पुत्र सज्जन सिंह महाराष्ट्र चला गया था, वहाँ पर राणा फिर जो शिवाजी हुए वो उनका वंशज हुए। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया आप लोगों की। तो गुहिल कैसे बने और राणा कैसे बने? राणा कैसे बने कि जो रण सिंह था, कर्ण सिंह था, उसके बड़ा पुत्र जो था उसे क्षेम सिंह, छोटा पुत्र राहत। बड़ा पुत्र जो राजा बनेगा और रावल की उपाधि धारण करेगा, जो छोटा पुत्र जो सामंत बनेगा और राणा की उपाधि धारण करेगा। राहत के वंशजों में लक्ष्मण सिंह के 2 पुत्र अरि सिंह और अजय सिंह का पुत्र सज्जन सिंह, उसको अजय सिंह राज्य नहीं दिया, राज्य दे दिया अरि सिंह को, तो अरि सिंह के पुत्र हमीर को, तो इसीलिए वह चला गया, सामंत बना दिया था उनको, तो वो चला गया था वहाँ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में उनके शिवाजी हुए। यहाँ रावल रतन सिंह का छोटा भाई था कुंभकर्ण नेपाल चला गया, वहाँ पर इसकी शाखा बनी और वहाँ पर इसने शासन किया। अच्छा, राणा हमीर जो कि सिसोदा से आया था, इसीलिए सिसोदिया कहलाया, सिसोदा का सामंत था, इसीलिए सिसोदिया कहलाया। अच्छा, राणा हमीर ने कैसे आक्रमण किया, इसके बारे में जरा आगे अगर जो हम देखें एक बार, राणा हमीर ने, तो जब हमीर सामंत था, तो धीरे-धीरे 1325, 1320-22 का काल आ गया, 1325-26 का समय आ गया। 1320 ईस्वी में खिलजी डायनेस्टी समाप्त हो गई दिल्ली में, तुगलक वंश चलने लगा। क्या चलने लगा? तुगलक वंश चलने लगा, और जब तुगलक वंश चलने लगा, तो इनको वहाँ से जो मालदेव सोनगरा, मालदेव सोनगरा का पुत्र जो बनबीर सोनगरा था, इन लोगों को वहाँ से सपोर्ट मिला, दिल्ली से कम हो गया। अब राणा हमीर को समय मिल गया। यही समय बहुत अच्छा समय था जब इसने आक्रमण करना उचित समझा। तो इसने आक्रमण कर दिया बनबीर सोनगरा पर, और बनबीर सोनगरा की हत्या करते हुए इसने फिर से अपना वंश स्थापित करता है, सिसोदिया वंश, जो आगे कहलाया, जो आगे चलकर धीरे-धीरे सिसोदिया कहलाया। तो ये हमीर के वंशज थे, इसलिए यहाँ से राणा की उपाधि प्रारंभ होती है, और वो गुहिल शाखा में ही आगे सिसोदिया शाखा प्रारंभ होती है। 1326 से 1364 का इसका कार्यकाल हुआ, बहुत ही बेहतरीन शासक हुआ है। इसने आगे चलकर इसने मोहम्मद बिन तुगलक को भी हराया था, और कर्नल जेम्स स्टोर ने इसे राणा हमीर अपने समय के महानतम हिंदू शासक के रूप में इसके कहा गया है, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसको वीर राजा विषम घाटी पंचायत की उपा देते हैं। इस प्रकार से राणा हमीर सिसोदिया एक बड़ा शासक हुआ है, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अगर जो ये प्रयास अगर जो हमारा आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छा प्रयास करते रहेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर जो हम पढ़ा रहे हैं, ये अगर जो आप यहाँ के नोट्स अगर देख रहे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। आप जो भी पेपर उठा कर देख लीजिए, हमने जो वीडियो दिखाए हैं, बनाए हैं, वहाँ से आगे क्वेश्चन नहीं आ सकता, और अपने स्तर से हम बहुत अच्छा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर जो कोई कमी रह रही है, तो हमें आप कमेंट करके बता दीजिए कि हम उसमें क्या सुधार करें, और हमारा सपोर्ट कीजिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम अपना वीडियो समाप्त होने के बाद आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए कहते हैं, उसके पहले हम आपके लिए कोई भी ऐसा डिमांड नहीं रखते, हम सीधे आपको पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। जय हिंद साथियों।